हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 7 के एक चैप्टर होता है इंडाइस और सर्ट, तो जिसके पार्ट 2 को पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके आज हम लोग फुल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो घातांक पहले देखेंगे, घातांक उसके बाद देखेंगे कड़ी। तो घातांक क्या होता है? घातांक किसी संख्या की जो पावर पर जो अंक होता है उसको घातांक कहते हैं। मतलब किसी संख्या को कितनी बार रिपीट किया गया है उसी को क्या कहते हैं? घातांक। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे 2 गुणे 2। अब इसको क्या 2 घाते 3 लिख सकते हैं। मतलब 2 कितनी बार? 3 बार रिपीट है, तो जो 3 है इसको क्या कहते हैं? घातांक। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? घातांक। तो इस प्रकार से हम लोग समझते हैं घातांक। और इस वाली संख्या का जो 2 है उसको आधार कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग समझते हैं घातांक किसे कहते हैं और आधार। तो इस प्रकार से चलिए देख लेते हैं कुछ अलग प्रकार के कुछ फार्मूले, जैसे घातांक के नियम। तो इस चैप्टर में हम लोग घातांक के नियम और कड़ी के नियम पढ़ने वाले थे। लॉ ऑफ इंडाइस एंड लॉ ऑफ सर्ट्स, दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये घाते यम और ये घाते यन, फिर ये घाते आर है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसका फार्मूला क्या होता है? जैसे कि यदि आधार सेम हो, यदि सारे के आधार सेम हो तो जो घात होते हैं इसके अलग अलग उसको आपस में जोड़ देते हैं। जैसे कि ए के घाते यम प्लस एन प्लस आर, तो हमारा क्या हो गया? ये फार्मूला हो गया इसका। जैसे कि यदि किसी सवाल में इसका आधार सेम हो तो इसका घात आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2 के घाते 3, फिर गुणे 2 के घाते 4, फिर 2 के घाते 5। तो इसका यदि हम अलग अलग गुणा कर कर सॉल्व करें तब भी आंसर आएगा। यदि 2 के घाते 3 4 7 हो गया, 7 5 12, तो इसका आंसर 2 के घाते 12 भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस फार्मूले के बेस पर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और यदि इसके घातांक सेम हो आपस में तो जो होते हैं इसके घातांक आपस में एक ही बार लिखते हैं और इसको जो आधार होता है उसका गुणा कर देते हैं। जैसे ए गुणे बी घाते यम हम लोग लिख सकते हैं, तब भी इसका मान सेम ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि 2 के घाते 3 गुणे 4 के घाते 2। इस प्रकार से यदि हम अलग अलग सॉल्व करके देखें तब भी इसका आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि 2 के घाते 3 का मान क्या हो जाएगा? 8, और 4 के घाते 2 का मान क्या हो जाएगा? 16। तो यदि इन दोनों का गुणा करें तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। और यदि हम लोग इस दोनों को आपस में गुणा करते हैं चार आधार वाले मान को, जैसे कि 4 गुना के 8 के घाते यहाँ पर 6 लिख दें तब भी इसका मान सेम ही आएगा। तो इस प्रकार हम लोग सॉल्व कर देख सकते हैं। तो दोनों का मान सेम आ गया, जो कि इस फार्मूले को आप लोग को याद करना होगा, जिससे कि आप लोग का कोई भी क्वेश्चन आसानी से बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। और इस प्रकार यदि इस यहाँ पर गुणा था, यहाँ पर गुणा है, यदि यहाँ पर क्या है भाग आ जाए तो यहाँ पर जोड़ना था हमारा इसका घातांक, तो यहाँ पर यदि भाग आ जाएगा तो यहाँ पर इसके घात को जो घटा सकते हैं। जैसे कि ए के घाते यम माइनस एन हो जाएगा, जैसे इसका फार्मूला ए के घाते यम माइनस एन हो जाएगा। और यदि इन दोनों फार्मूले में देखते हैं, जैसे कि ए के घाते यम फिर कोष्टक के घाते पूरे के घाते क्या है? एन है। तो यदि कोष्टक लगा दिया, कोष्टक के पूरे के घाते बन गए, यहाँ पर इसके पूरे घाते क्या हो गया? एन। तो इसका जो घातांक होते हैं आपस में गुणा हो जाते हैं, जैसे ये फिर यम क्रॉस एन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर जब कोष्टक न लगाओ, जैसे कि यम के घाते एन फिर एन के घाते पी हो, तो इसका आपस में वैसे गुणा करते हैं जैसे घातांक का गुणा करते हैं वैसे। जैसे ए के घाते यम फिर इसका एन हो जाएगा, फिर इसके पूरे के घाते क्या हो जाएगा? पी। इस प्रकार से जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका इस वाली का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए के घाते एन, मतलब 2 के घाते यहाँ पर 3, फिर 3 के घाते 4 लिख दिया, कोष्टक लग गया, तो इसका आपस में गुणा कर सकते हैं घातांक का। क्या हो जाएगा? 2 के घाते 4 3 12, 4 3 12, तो इसका मान ऐसे हो गया। और यदि हम लोग इसका मान जैसे यहाँ पर
3 की घाते 2 की घाते 2 की घाते 2 लिख दें तो इसका ऐसे करते हैं, मतलब इसका गुणा ना करके इसका घातांक के रूप में, मतलब यहाँ पर यदि 3 लिख दें तो 3 ऐसे हो जाएगा, मतलब कि 3 फिर 2 फिर ये जो घातांक है तो गुणा ना करेंगे, नहीं करेंगे, मतलब 2 का गुणा 3 में नहीं करेंगे, 6 आ जाएगा गुणा करने पर, लेकिन ये घातांक के रूप में तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 8। 2 का गुणा 3 बार करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, इस प्रकार से न कि इसका गुणा करेंगे। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर 8 का 2 का कितना 8 बार गुणा करेंगे तो जो मान आएगा वहाँ पर लिखेंगे 3 के घाते जो भी मान आए, यहाँ पर 2 के घाते 8 का मान जो भी आए उसका मान यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे कि ए अपान बी घाते क्या है यम, तो इसको हम लोग ए की घाते यम अपान बी की घाते यम लिख सकते हैं, या तो इसका मान चेंज करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि यदि इसका मान एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मान यदि बी अपान ए घाते माइनस यम लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसका फार्मूला 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि 3/4 घाते क्या 2 लिख दिए तो इसका मान हम लोग 3 की घाते 2 अपान 4 की घाते 2, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है ए की घाते माइनस क्या है, ए की घाते माइनस यम, तो ए की घाते माइनस यम का मान 1/a की घाते यम, जैसे यहाँ पर माइनस लगा दिए तो इसका मान अंश का हर का अंश में परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार इसको हम लोग क्या, यदि माइनस रहेगा तो इसका मान अंश हर में आ जाएगा। और ए के घाते 0 का मान 1 होता है, जैसे कैसे होता है, जैसे ए के घाते यदि 0 के स्थान पर n माइनस n लिख दें, n का मान n में से n घटाएंगे तभी 0 आ जाएगा। फिर ए के घाते n और ए के घाते फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा भाग के रूप में, जो अभी देखें ऊपर वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले से आसानी से लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाग, फिर ए के घाते n। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए के घाते n अपान ए के घाते n लिख सकते हैं। अब इन दोनों को काट देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ 1, तो इसका मान 1 सिद्ध हो गया। 0 के घाते ए के घाते 0 का मान 1 होता है। अब ए के स्थान पर कोई भी संख्या रख दी जाए, जितनी बड़ी संख्या, जैसे 5343 लिख दें, इसके घाते यदि 0 लिख दें तब भी इसका मान 1 आ जाएगा। यदि 4 के घाते 0 रख दें तब भी 1, और यदि 3 के घाते 0 का मान क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से हम लोग किसी की संख्या के घाते यदि 0 रहे तो उसका मान हमेशा 1 ही होता है। तो इस प्रकार से हम कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। और कड़ी का मान, जैसे कि यदि कड़ी यम है फिर कड़ी के अंदर एक घाते यम है तो इसका मान हम लोग कैसे, एक घाते यम फिर क्रॉस जो कड़ी यम मान होता है कड़ी के यहाँ पर कड़ी के बाहर, तो इसका मान एक या ए अपान यम लिखते हैं, फिर यम से कैंसिल हो जाएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा सिर्फ ए। जैसे यहाँ पर 3 कड़ी में ए के घाते 2 के घाते 3 लिख दें, एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो ये हमारा फार्मूला था, इतना हमारा फार्मूला था। जैसे 3 फिर 2 अंडर रूट क्या 2 के घाते 3 लिख दें, तो 2 के घाते 3 फिर क्रॉस 1/3 आ जाएगा। जो 3 रहेगा इसका कड़ी का मान हमेशा क्या होता है, कड़ी का मान 1/2, और यहाँ पर क्या 2 हमेशा छिपा रहता है। यदि 3 कड़ी रहे तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा 1/3। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या है 3 कड़ी में है तो 1/3 हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा 2। और यहाँ पर क्या है यम फिर अंडर कड़ी के अंदर ये क्रॉस बी है तो इसका मान अंडर रूट ए के घाते यम 1/m फिर क्रॉस बी के घाते 1/m, इस प्रकार से लिख सकते हैं आराम से आसानी से। और यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं यम है फिर कड़ी में क्या है वो ए अपान बी है तो इसका मान भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि ए के घाते 1/, यहाँ पर जब कड़ी लगाएंगे तो ये हट जाएगा, मतलब 1/m लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कड़ी हट जाएगा, और इसी प्रकार यहाँ पर भी हट जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है ए के घाते 1/m लिख सकते हैं, फिर अपान ए के घाते 1/,
यम लिख सकते हैं इस प्रकार से। और यदि यहाँ पर कड़ी 2 बार आ जाए तो इसका मान कैसे लिखते हैं, ये फिर कड़ी में इसका मान आपस में गुणा कर सकते हैं। जैसे कि एक ही बार कड़ी लिखकर यम क्रॉस यन इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इसका मान 1/1/यम क्रॉस यन इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसका मान इस टाइप से आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। तो यदि सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करना। और इसका मान क्या हो जाएगा, यम कड़ी में 1 क्या है, यन है, तो इसको 1 यम अपान यन लिख सकते हैं, यन अपान यम लिख सकते हैं, क्योंकि कड़ी जो होता है उसका मान 1/2 के रूप में होता है। यदि यहाँ पर कोई मान है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। जैसे कड़ी का यहाँ पर 2 है तो इसका 1/2 लिखेंगे, फिर 3 है कड़ी में तो इसका मान 1/3 लिखेंगे। यदि यम है कड़ी में तो क्या हो जाएगा, 1/यम। इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर क्या है, वही रूल है, जैसे यम फिर यम करा अंडर रूट क्या आएगा, ये गुणे बी, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ अलग टाइप के कॉन्सेप्ट इसी इंडाइस और सर्च के बेस पर। जैसे परिमीकरण गुणनखंड, रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है। रेशनलाइजेशन फैक्टर जब 2 कड़ी का गुणनफल एक परिमेय संख्या हो। जैसे कि यदि √2 गुणे √2 लिख दें तो इसका मान क्या, एक परिमीकरण संख्या बन गया। परिमीकरण मतलब कि P/Q के रूप में बन गया, तो इसके बटे Q1 लिख सकते हैं। तो क्या है, एक कड़ी 2 कड़ी यहाँ पर लिखा है 2 कड़ी का गुणनफल, 2 कड़ी का गुणनफल जब परिमेय संख्या बन जाए उसको क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन फैक्टर कहते हैं। रेशनलाइजेशन फैक्टर मतलब परिमेयकरण गुणनखंड। तो यहाँ पर क्या है, 2 √3 फिर क्रॉस √3 है, तो इसका गुणा कैसे करेंगे 2, अब √3 यहाँ पर 3 क्रॉस 3 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। और जब कड़ी के अंदर 2 संख्याएं सेम होती हैं तो इसका कॉमन कर लेते हैं एक संख्या, तो गुणे क्या हो जाएगा 3। तो एक संख्या बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 3 आ गया, फिर इसका मान क्या हो जाएगा 6, 2 3 6। और इसी टाइप से यहाँ पर भी यदि कड़ी का मान सेम है, कड़ी का मान सेम है और कड़ी के बाहर जो कड़ी का चिन्ह होता है यहाँ पर 3 फिर 3 और यहाँ पर भी 3 है, तो इसको हम लोग एक कोष्टक में कर सकते हैं। मतलब 2 क्रॉस यहाँ पर 3 और अंडर रूट क्या आ जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5। और यहाँ पर क्या है, वर्गमूल घनमूल बन जा रहा है। जैसे यहाँ पर क्या है, घनमूल 3 रहेगा तो घनमूल यहाँ पर 2 छिपा रहता है, यहाँ पर 2 छिपा नहीं रहता है, हमेशा लिखते नहीं, और यहाँ पर 3 लिखना पड़ता है, इसलिए क्या घनमूल है, ये वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब कि 2 संख्या कॉमन लेते हैं और घनमूल 3 आ जाए तो इसको घनमूल कहते हैं, और 3 आ जाए तो 3 संख्या कॉमन लेकर उसमें से एक बाहर निकालते हैं। मतलब 2 क्रॉस यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, 5 3 है तो यहाँ पर तो 3 में से एक तो कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 5 बराबर क्या आ जाएगा 10। तो इसका आंसर क्या हो गया 10। तो उम्मीद करता हूँ कि रेशनलाइजेशन फैक्टर समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप से रेशनलाइजेशन फैक्टर पर क्वेश्चन बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बनते हैं और क्लास 7 में भी बनते हैं। और हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, रेशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर। रेशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर कैसे सॉल्व किया जाता है कि इसका जो हर वाला मान होता है इसका चिन्ह चेंज करके अंश और हर में दोनों में गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर इसका क्या है, कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3 + 1 है तो इसका चिन्ह चेंज करके मतलब कि कड़ी में 3 - 1 अपान कड़ी में 3 - 1 हो जाएगा। तो इसका आपस में गुणा कर देंगे 2 √3 फिर √3 - 1 अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे जब ये क्या बन गया, एक कोष्टक में a + b दूसरे कोष्टक में a - b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a + b होता है दूसरे कोष्टक में a - b होता है। तो इस फार्मूले के बेस पर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि a का स्क्वायर है तो यहाँ पर कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, कड़ी में 3 का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, फिर b का स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या है, a है तो a का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 2 √3 अपान कोष्टक में कड़ी में 3 - 1 अपान यहाँ पर 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे मतलब कि √3 की स्क्वायर है, यहाँ पर 2 छिपा रहता है तो क्या आ जाएगा
यहाँ पर 3/2 पहले से, फिर 1/2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसको अपन आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इसका मान 3 - 1 बराबर क्या आ जाएगा 2। यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, 3 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 से कैंसिल हो गए। यहाँ पर √3 कोष्टक में √3 - 1। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा √3 कोष्टक में √3 - 1। तो उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब होता है जब इसको सॉल्व न किया जा सके, मतलब इसके मान में कोई चेंज न किया जा सके, तो इसका रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं। मतलब कि हरों का परिमीकरण करते हैं। मतलब हरों का परिमीकरण का मतलब इसके चिन्ह को चेंज कर अंश और हर में दोनों में गुणा कर देते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो अब देख लेते हैं क्या संयुग्म करड़ी, इसको कंजुगेट सर्च करते हैं। कंजुगेट सर्च का मतलब होता है कि यदि ए प्लस करड़ी में बी, मतलब कोई द्विपदी करड़ी हो, दो करड़ी हो जिसके मान चिन्ह हो, मतलब इसके चिन्ह चिन्ह हो, लेकिन द्विपदी कड़ी मतलब दो पद, एक पद यहाँ पर है, दो पद, दूसरा पद यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी एक पद है, दूसरा पद यहाँ पर है। दो द्विपदी कड़ी जो केवल धनात्मक और ऋणात्मक, अभी बोले इसके मान में चेंज हो, कुछ चिन्ह द्वारा अलग अलग होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं संयुग्मीकरण। जैसे कड़ी में ए प्लस कड़ी में बी है तो इसका संयुग्मी मान, मतलब इसके चिन्ह को चेंज कर देंगे तो इसका संयुग्मी मान हो जाएगा। ये माइनस कड़ी में बी तो इसका मान हो गया संयुग्मी, इसका मान क्या हो गया संयुग्मी मान हो गया। इसका ए प्लस बी, बस इसके मान में चेंज कर देंगे तो इसका संयुग्मी मान निकल जाएगा। मतलब कंजुगेटेड सर्च का मान मतलब मिल जाएगा। यहाँ पर ए माइनस बी और कोई अंक आ जाए तो इसी प्रकार बस सिर्फ इसके मान में चेंज करते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका मान ए प्लस √3, यहाँ पर बी आ जाएगा, मतलब बी है तो बी, यहाँ पर प्लस था तो माइनस कर दिया और यहाँ पर माइनस है इस वाले में, यहाँ पर क्या आ गया प्लस। तो इसका आंसर इसी प्रकार से करते हैं। तो अगले पार्ट में हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के बेस पर जितने कॉन्सेप्ट आप समझे उसी के बेस पर सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आए होंगे। यदि सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए तो इस क्लास को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।